धन्यवाद मॅडम. यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहेब आपल्याला तीनही विषयावर मार्गदर्शन करतील असं मी त्यांना विनंती करतो. माननीय वामन मेश्राम साहेब. साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा आणि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, इनके माध्यम से मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो यात्रा 9 अप्रैल से शुरू की गई है. 9 जनवरी से शुरू की गई है. अभी हम लोग 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन करने वाले हैं और 1 जुलाई को भारत बंद करने वाले हैं. उसके तैयारी के अंतर्गत इस तरह के 70 कार्यक्रम 32 राज्यों में हो रहे हैं. उसके अंतर्गत आज अमरावती में आज ये कार्यक्रम हो रहा है. साथियों, इसके अंतर्गत जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं वो विषय हैं भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से समस्त चुनाव कराने के लिए. दूसरा है ओबीसी की जाति आधारित एवं सभी जाति समूहों की जाति आधारित जनगणना कराने के लिए. तीसरा है आरएसएस और बीजेपी द्वारा मूल निवासी महापुरुषों की घोर अवमानना करने के विरोध में. ये तीनों विषय यहाँ रखे हुए हैं. तमाम विषयों पर बहुत सारे वक्ताओं के द्वारा बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने कही जा चुकी है. कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ. साथियों, सबसे महत्वपूर्ण विषय ईवीएम मशीन का है. ईवीएम मशीन का विषय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? तो 1848 से लेकर 1956 तक 108 साल होते हैं. अगर आप गिनती करो, आधुनिक भारत में हमारे महापुरुषों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया 1848 से लेकर 1956 तक 108 साल होते हैं. 108 साल के संघर्ष के बाद, इतना लंबा संघर्ष करने के बाद हमारे महापुरुष एक अधिकार से संतुष्ट होते हैं. वो अधिकार है कि हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए. इससे वो संतुष्ट होते हैं. तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना महत्वपूर्ण विषय है, कितना महत्वपूर्ण अधिकार है. इतना लंबा संघर्ष करने के बाद वोट का अधिकार, इससे वो संतुष्ट होते हैं. और इससे संतुष्ट क्यों होते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये वो अधिकार है जिसके आधार पर मूल निवासी बहुजन समाज के लोग भारत का शासक वर्ग बन सकते हैं. पुराने समय में राज स्थापित करने के लिए तलवारें चलती थी, खून खराबा होता था, बहुत ज़्यादा खून बहाया जाता था. उसके बाद किसी राजा का राज स्थापित होता था. ये इतिहास है. मगर 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उस संविधान के द्वारा हमारे महापुरुषों ने हमारे लोगों को वोट का अधिकार बहाल किया. इतना महत्वपूर्ण अधिकार है वोट का अधिकार. क्या हमारे पढ़े लिखे लोगों को इस बात का एहसास है कि 1848 से लेकर 1956 तक 108 साल का संघर्ष करने के बाद वोट के अधिकार को हासिल करने से हमारे महापुरुष संतुष्ट हुए थे? सामान्य बात नहीं. ऐसे तमाम यूरोपियन देश हैं, अमेरिका का जैसा देश है जहां महिलाओं को वोट का अधिकार
नहीं दिया गया था। महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं दिया गया था। महिलाओं को अलग से वोट का अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किया गया और आंदोलन करने के बाद महिलाओं को वोट का अधिकार बहाल किए गए। हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू होते ही एडल्ट फ्रेंचाइज लागू किया गया। एडल्ट फ्रेंचाइज को हिंदी में कहते हैं प्रौढ़ मताधिकार। इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब है झोपड़ी में पैदा हुआ, राजमहल में पैदा हुआ, रानी के पेट से पैदा हुआ, राजा के घर में पैदा हुआ, कहीं पर भी हुआ हो, उस सभी व्यक्तियों को एडल्ट फ्रेंचाइज लागू होगा, यानी प्रौढ़ मताधिकार लागू होगा। और पहले समय में प्रौढ़ की संख्या, उम्र की संख्या निर्धारित की गई थी 21 साल। बाद में इसे 18 साल घोषित किया गया। आज 18 साल के प्रत्येक एडल्ट व्यक्ति को इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, मेल फीमेल कोई भी हो, किसी प्रकार का भेदभाव किए बगैर, इसीलिए इसे अंग्रेजी में एडल्ट फ्रेंचाइज कहा गया, हिंदी में इसे प्रौढ़ मताधिकार कहा गया। केवल उम्र देखी जाएगी, उसकी जाति और धर्म देखे बगैर उसको वोट का अधिकार बहाल किया गया। इसके आधार पर भारत राष्ट्र का निर्माण किया गया। ये जो भारत राष्ट्र का जो निर्माण है वो जाति के आधार पर नहीं है, वर्ण के आधार पर नहीं है, धर्म के आधार पर नहीं है, स्पृश्यता अस्पृश्यता के आधार पर नहीं है। ये सारा एडल्ट होने के आधार पर, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड। भारत का जो निर्माण किया गया है, आज जो हम भारत देखते हैं, वो किसी जातीय आधार पर नहीं है, धर्म के आधार पर नहीं है। केवल ये देखा गया है कि सभी लोगों को प्रौढ़ होने के साथ में उनको समान अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी लोगों को समान अधिकार घोषित किए गए। इसके आधार पर भारत के संविधान का निर्माण किया गया है। ये बात हम लोगों को सही तरीके से जानने की और समझने की जरूरत है। क्यों ऐसा जानने और समझने की जरूरत है? क्योंकि कोई भी बड़ा बदलाव लाने के लिए अगर हम भारत में काम करना चाहते हैं तो हम लोगों के पास संगठित शक्ति चाहिए। और ये जो संगठित शक्ति है ये निर्माण करते आनी चाहिए। इसके लिए कोई भारत के नागरिकों को, और खास तौर पर हजारों सालों से जो नागरिक वंचित रखे गए हैं जाति और वर्ण के आधार पर, उन लोगों को किसी प्रकार का अवरोध नहीं आना चाहिए। इसके लिए संविधान में आर्टिकल 19 बनाया गया। संविधान का जो आर्टिकल 19 है, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये अधिकार बहाल किया गया। और इसके आधार पर लोगों को ये अधिकार बहाल किया गया कि लोग इसके आधार पर अपने अधिकार का उपयोग और प्रयोग करते हुए इस देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं होगी किसी भी व्यक्ति को, केवल जाति और वर्ण के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इस तरह का आधार बनाकर एक देश निर्माण करने की कोशिश की गई है, जो 26 जनवरी 1950 के पहले नहीं था।
अगर हम ब्राह्मणों के धर्म को आधार मानकर चले, जिनका डोमिनेंट रोल था, मनुस्मृति का भारतीय समाज में डोमिनेंट रोल था, और डोमिनेंट रोल होने की वजह से जाति और वर्ण के आधार पर मौलिक फैसले होते थे और उसकी मान्यता होती थी समाज में, क्योंकि फैसला लेने वाला जो वर्ग था ब्राह्मण, वो मनुस्मृति को आधार बनाकर फैसला करता था। इस बात को ध्यान में रखा गया और इस बात को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी 1950 को इसे खत्म कर दिया गया और संविधान ने घोषित किया कि कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन किसी भी आधार के बगैर इस देश की नागरिकता होगी, सिटीजनशिप होगी, और फिर उसके आधार पर देश का और राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसके आधार पर हमें संगठन का निर्माण करना चाहिए। अगर हम ये काम ब्राह्मणों के ऊपर छोड़ देते हैं तो ब्राह्मण लोग संगठन का निर्माण करेंगे, जैसा उन्होंने किया। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। उन्होंने आरएसएस की स्थापना की, उन्होंने भारतीय जनता, सबसे पहले जनसंघ की स्थापना की, फिर जनसंघ के बाद में भारतीय जनता पार्टी नाम का संगठन बनाया। भारतीय जनता पार्टी के नाम पर आज देश में उनकी सरकार है, जिनकी संख्या 3.5% है। 3.5% के हिसाब से कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत में पंच भी चुनवा कर नहीं ला सकता। जो आदमी पंच चुनवा कर, जो पार्टी पंच चुनवा कर नहीं ला सकती, वो सरपंच नहीं बना सकती। मगर जो सरपंच नहीं बना सकते, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। कितने हमारे लोगों को ये समझ में आता है नॉमिनेशन करना। ये नरेंद्र मोदी को आरएसएस के ब्राह्मणों ने प्रधानमंत्री पद के लिए नॉमिनेट किया। चुनाव बाद में हुआ। आरएसएस ने और भाजपा के लोगों ने, जो ब्राह्मण लोग चलाते हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए पहले चुना, बाद में चुनाव हुआ। एक क्रोनोलॉजी हम लोगों को समझना चाहिए। चुनाव बाद में हुआ। अगर मान लो आरएसएस के लोगों ने और भाजपा के लोगों ने नरेंद्र मोदी को अवसर ही नहीं दिया होता, उसके भारतीय लोग जो है उनको चुनने का भी अवसर नहीं मिलता। ये बात नरेंद्र मोदी को पता है। उनकी संख्या कितनी है? 3.5%। 3.5% की ही कांग्रेस है, 3.5% की ही भाजपा है। यानी एक संगठन नहीं है राष्ट्रीय स्तर का 3.5% लोगों का। कांग्रेस 3.5% की, भाजपा 3.5% की, कम्युनिस्ट 3.5% की, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट 3.5% की, तृणमूल कांग्रेस, ये भी राष्ट्रीय पार्टी है जिनका मुख्यमंत्री बंगाल में है। 5 नेशनल लेवल की पार्टियां केवल मात्र 3.5% ब्राह्मणों की है। क्यों है? वोट तो उनके 3.5 है, और 3.5 के हिसाब से तो एक भी नेशनल पार्टी नहीं हो सकती। 6% वोट जिस पार्टी को 3 राज्यों में पड़ेंगे, 6% 3 राज्यों में, तो 3.5 ही है, तो 6% कहां से पड़ेंगे? इसका मतलब यह है कि उनकी जो 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, वो हमारे लोगों के साथ सहयोग और समर्थन से है, हमारी वजह से है। और हमारे लोग उनका साथ सहयोग समर्थन क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए। जब वर्ण व्यवस्था के आधार पर सोच विचार और व्यवहार होता था, तो ब्राह्मण लोग ओबीसी के लोगों को वर्ण व्यवस्था में शूद्र मानते थे। बहुत सारे अनुसूचित जाति और जनजाति के पढ़े लिखे लोगों को ये पता नहीं है
कि शूद्र नाम का जो वर्ण है वो ओबीसी के लिए है। अनुसूचित जाति जनजाति के पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं है कि जो शूद्र वर्ण जो शब्द है ये ओबीसी के लिए है। जो अछूत है वो शेड्यूल कास्ट के लिए है। ये बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं है। अनपढ़ लोगों का तो उनका तो भगवान वाली है ऐसा हमारे लोग बोलते हैं, तो वो ऊपर वाला देखता है। अब वो है नहीं है इसके बारे में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चला। ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं। जब हमारे लोगों का दिमाग नहीं चलता वो ऊपर वाला देख लेगा। वो क्या देखेगा क्या नहीं देखेगा, उसका फैसला कब होगा क्या होगा वो भी उनके ऊपर छोड़ देते, और उसका फैसला हुआ कि नहीं हुआ उसकी देखरेख भी नहीं करते। बोलते नहीं अपने नियंत्रण के बाहर का मामला है, वो देखरेख कौन करेगा, अपने औकात के बाहर की बात है। तो मौलिक रूप से हम लोगों को ये जानने और समझने की जरूरत है कि हम लोगों को संवैधानिक रूप से जो अधिकार बहाल हुए हैं वो अधिकार अगर हम लागू करना चाहते हैं, संविधान हमारे लोगों के समर्थन में है, मगर संविधान किसी कामले के घर में जाता है क्या? संविधान मान लो ये संविधान है, तो संविधान कामले के घर में गया और कामले को कहा कामले मैं आया, तेरे को बराबरी का अधिकार संविधान ने दिया है तो तेरे को लागू करने के लिए मैं तेरे घर में आया हूं। संविधान ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। संविधान के पास पैर नहीं है, संविधान के पास हाथ नहीं है, संविधान अपने से कुछ नहीं कर सकता। संविधान जो है ये इस हिसाब से जिंदा दस्तावेज नहीं है। वो जब तक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम जिंदा नहीं होता तब तक वो जिंदा दस्तावेज नहीं है। जो संविधान है वो जिंदा दस्तावेज नहीं है, वो जिंदा तब होता है जब रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम कार्यान्वित होता है। तो इसका मतलब है सारी महत्वपूर्ण बातें रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में है। 140 करोड़ हमारे देश की संख्या है, तो 140 करोड़ लोग तो संसद में जाकर बैठ नहीं सकते। इसलिए दुनिया की डेमोक्रेसी को, सारे दुनिया की डेमोक्रेसी बनाने वाले लोगों ने एक तरीका डेवलप किया कि उस जनसंख्या का प्रतिनिधि वहां जाकर बैठे। तो संसद में 543 लोकसभा की सीटें हैं। भारत का जो संसद है आज उसकी सीटें हैं टोटल 543, जो 140 करोड़ जनसंख्या है देश की। तो 140 करोड़ जनसंख्या के प्रतिनिधि कितने हैं लोकसभा के? 543, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। राज्यसभा की तरह नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड, जो वोटर्स के द्वारा चुने जाते हैं। तो इस तरह से ये चुने जाने वाले लोगों की संख्या 543 है, और वो जब वर्किंग करते हैं उसके बाद संविधान जिंदा दस्तावेज बनता है। ये हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। ये क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि ये समझने के बाद हमारे लोग वोट का उपयोग और प्रयोग सही करेंगे। अगर आप बीजेपी को वोट देते रहोगे फिर उसके हिसाब से काम करेगा संविधान। संविधान में क्या लिखा हुआ है उसके हिसाब से संविधान काम नहीं करेगा। ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। संविधान में क्या लिखा हुआ है उसके अनुसार संविधान काम नहीं करेगा। संविधान जो आप रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजते हैं उसके अनुसार काम करेगा। तो ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक रिप्रेजेंटेटिव का महत्व क्या है समझ में नहीं आएगा। रिप्रेजेंटेटिव है जो डेमोक्रेसी है, इसके बारे में मैं ऐसा कहता हूं कि डेमोक्रेसी फंक्शनल डेमोक्रेसी में कैसे रूपांतरित होती है। जो डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, एक विचार है। इसको मैं अंग्रेजी में कह रहा हूं, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एक विचार है। ये जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है, ये आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी फंक्शनल डेमोक्रेसी में कैसे रूपांतरित होता है? रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का प्राण तत्व है। डेमोक्रेसी का रिप्रेजेंटेशन प्राण तत्व है।
यानी डेमोक्रेसी के विचार में, आइडिया में प्राण डालने का काम रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम करता है। इतना इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है रिप्रेजेंटेशन ही डेमोक्रेसी है। वास्तविकता क्या है? रिप्रेजेंटेशन ही डेमोक्रेसी है। तो बाबा साहब अंबेडकर इस बात को जानते थे, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर 1930, 31, 32 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों को कहा कि तुम लोग इस देश में आने के पहले हमारी ये हालत थी, और तुम लोग यहां अब लगभग 150-200 साल हो गए हैं, इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। तुम्हारे आने के पहले ये हालात थे, तुम 200 साल से इधर रह रहे हो, ये हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब तुम जाने वाले हो, जाने के बाद में फिर हमारी परिस्थिति क्या होगी? आप इसका अंदाजा लगा सकते हो क्या हालात होगा। तो इसमें बदलाव होना चाहिए, इसलिए उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपने लोगों के लिए रिप्रेजेंटेशन की मांग की। इस संदर्भ में भी बता रहा हूं आप लोगों को, रिप्रेजेंटेशन की मांग की। और फिर रिप्रेजेंटेशन का अधिकार गांधी जी के तमाम विरोध के बावजूद, बाबा साहब अंबेडकर बैरिस्टर थे, गांधी जी भी बैरिस्टर थे, वहां दो लोगों की बहस हुई। गांधी जी बैरिस्टर थे, गांधी जी मैट्रिक बैरिस्टर थे, बाबा साहब अंबेडकर ग्रेजुएट बैरिस्टर थे। अब उस समय अंग्रेजी में ही पढ़ाई होती थी, तो दोनों अंग्रेजी में बोले, तो वहाँ अंग्रेज़ों ने बाबा साहब अंबेडकर की बात को स्वीकार किया। और 17 अगस्त 1932 को बाबा साहब अंबेडकर के फेवर में निर्णय दिया अंग्रेज़ों ने। जो आर्गुमेंट हुआ उधर आमने सामने राजा के उपस्थिति में, प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के उपस्थिति में बहस हुई, बाकायदा घर में बैठ के नहीं हुआ, सब लोगों के सामने गांधी जी के उपस्थिति में बहस हुई, कांग्रेस के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के सामने बहस हुई, अंग्रेजों के प्रतिनिधियों के सामने बहस हुई। उसके बाद हमारे लोगों को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार बहाल किया, अर्थात प्रतिनिधित्व का अधिकार बहाल किया। फिर दोबारा प्रतिनिधित्व की बात आपको बता रहा हूं। मौलिक बात वही है कि डेमोक्रेसी जो आएगी, उस डेमोक्रेसी में हमारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तुम जाओगे, डेमोक्रेसी आएगी, अगर उसमें हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो फिर हमारे लिए डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? तो बाबा साहब अंबेडकर ने अंग्रेजों को कहा हमारे लोगों को संख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो 131 मेंबर पार्लियामेंट आउट ऑफ 543, 131 मेंबर पार्लियामेंट का संख्या का आंकड़ा जो है निर्धारित हुआ, और उस हिसाब से 17 अगस्त 1932 को ये अवार्ड डिक्लेयर किया गया। और डिक्लेयर करने के बाद में अंग्रेजों के सामने बहस में गांधी जी परास्त हो गए। ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। बहस में, बहस तो डेमोक्रेसी का पार्ट है, यानी गांधी जी के पास जितना लॉजिक था, जानकारी थी, ज्ञान था, और दुनिया की डेमोक्रेसी का मंच था, उसके सामने बहस करके ए रिजॉल्व हुआ वहां आमने सामने। तो वो अवार्ड होने के बाद फिर गांधी जी ने सोचा कि ये डेमोक्रेसी से अंबेडकर को नहीं रोक सकते, बहस से अंबेडकर को नहीं रोक सकते, अंबेडकर को जबरदस्ती से रोकना पड़ेगा। तो गांधी जी ने फिर जबरदस्ती का तरीका अपनाया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बात जानकारी रखो, इस बात का ओबीसी के भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ा। यदि गांधी जी ने उपवास किया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के हक और अधिकार को छीनने के लिए, गांधी जी ने जो जबरदस्ती का रास्ता अपनाया, वो जबरदस्ती का रास्ता सेपरेट इलेक्टोरेट के विरोध में था। अगर 131 मेंबर पार्लियामेंट जो सेपरेट इलेक्टोरेट में वैसे के वैसे ही रहते और गांधी जी ने उपवास नहीं किया होता,
गांधी जी ने उपवास किया इसके खिलाफ में, 131 के खिलाफ में उपवास किया, आमरण अनशन किया। आमरण अनशन करने के बाद ये अधिकार समाप्त कर दिए गए। है पैसा किसी को? क्योंकि ज्यादातर हमारे बहुत सारे लोग गांधी जी को महात्मा कहते हैं। मैं नहीं कहता हूं गांधी जी को महात्मा। मैं गांधी जी को महात्मा इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि गांधी जी ने 2-3 हजार साल से जिन लोगों को अछूत और जंगली कहा करते थे, ऐसे लोगों को जब सेपरेट इलेक्टेड का अधिकार मिला, उसके विरोध में आमरण अनशन किया। ताकतवर लोगों के समर्थन में और कमजोर लोगों के विरोध में गांधी जी ने अनशन किया। ध्यान रखो, बहुत फंडामेंटल बात बता रहा हूं आप लोगों को। ताकतवर लोगों के समर्थन में, ताकतवर लोगों ने गांधी जी को महात्मा नहीं कहा, मगर महात्मा ने ताकतवर के समर्थन में काम किया और कमजोर लोगों के विरोध में उपवास किया। बाबा साहब अंबेडकर कमजोर लोगों के समर्थन में खड़े थे। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मैं अगर गांधी जी का प्राण, उन्होंने ऐसा सवाल उठाया, रिकॉर्ड में बातें बोल रहा हूं, गांधी जी का प्राण और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का प्राण, दो प्राण है। इसमें एक गांधी जी का प्राण है और ये करोड़ों लोगों का प्राण है। गांधी जी को जाने दीजिए, रिकॉर्डेड बात है। गांधी जी को एक आदमी चला जाएगा, कोई बात नहीं, जाने दो। करोड़ों लोगों का प्राण नहीं लिया जा सकता। गांधी जी को मालूम हुआ कि अंबेडकर तो ऐसा कह रहे, तो फिर गांधी जी ने लोगों को कहा, एक अंबेडकर मेरी हत्या करना चाहता है। ये भी रिकॉर्ड है, ऐसे ये भी है कि गांधी जी ने लोगों को कहा और फिर लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर पर प्रेशर डाला। अगर तुमने गांधी जी को नहीं बचाया तो हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। इतनी सारी बातें रिकॉर्डेड है और इस वजह से अनुसूचित जाति और जनजाति का सेपरेट इलेक्टेड 131 मेंबर पार्लियामेंट का अधिकार खत्म करके जॉइंट इलेक्टोरेट लागू कर दिया गया, जिसके तहत आज 131 मेंबर पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाते हैं। वो कांग्रेस का काम करते हैं, वो बीजेपी की दलाली करते हैं, बीजेपी की बड़वेगिरी करते हैं, कांग्रेस की दलाली और बड़वेगिरी करते हैं। यदि सेपरेट इलेक्टोरेट होता तो कांग्रेस और बीजेपी का एक भी अनुसूचित जाति जनजाति का आदमी चुनकर नहीं आता। कांग्रेस का और बीजेपी का एक भी SC ST का आदमी चुनकर नहीं आता। जब एक भी नहीं चुनकर आता तो 131 पर ये लोग जो है OBC के जाति आधारित गिनती का फैसला जो अभी तक नहीं हुआ, यहां है रहस्य। अगर अनुसूचित जाति और जनजाति के सेपरेट इलेक्टोरेट लागू होता तो OBC की जाति आधारित गिनती अब तक हो गई होती, क्योंकि कांग्रेस के लोग फैसला करते हैं और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के 131 कांग्रेस का साथ देते हैं। जब बीजेपी की सरकार रहती है तो बीजेपी को साथ देते हैं यही लोग। OBC के लोगों की गिनती नहीं हो रही है, वो गिनती को ब्राह्मण लोग रोक लगा रहे हैं और ब्राह्मण लोगों को अनुसूचित जाति और जनजाति के जॉइंट इलेक्टोरेट में चुनकर आने वाले 131 लोग सपोर्ट करते हैं। यदि ये जॉइंट इलेक्टोरेट नहीं होता और ये सेपरेट इलेक्टोरेट ही होता, जैसे बाबा साहब अंबेडकर ने डिमांड किया था और अंग्रेजों ने अप्रूवल दिया था, अगर ऐसा ही होता तो बाबा साहब अंबेडकर संविधान में ही OBC के हक अधिकार का प्रावधान करने में कामयाब हो गए होते। तो अनुसूचित जाति जनजाति को अधिकार मिला, वही अधिकार OBC को भी मिला होता।
मगर गांधी जी ने जब उपवास किया अनुसूचित जाति और जनजाति के सेपरेट इलेक्टेड के विरोध में, तो तमाम देश भर के ओबीसी के लोगों ने गांधी जी का साथ दिया। वो जो गांधी जी का साथ दिया उसकी वजह से ओबीसी का न सत्यानाश हो रहा है। और गांधी जी अभी भी दिमाग में घुसा हुआ है। अगर ओबीसी के लोगों को महात्मा ही चाहिए तो गांधी जी कहते हैं मेरे से अच्छा महात्मा ज्योतिराव फुले है। ऐसा गांधी जी ने पुणे में आकर कहा था, आपको महात्मा ही चाहिए तो सबसे अच्छा महात्मा ज्योतिराव फुले है। ये गांधी जी ने पुणे में आकर कहा था। अब उसका कहने का मकसद अलग था कि महात्मा ज्योतिराव को मानने वाले लोग जो हैं गांधी जी को भी मानने लगे। ऐसा जाल गांधी जी ने फेंका था, वो जाल में फंस गए थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ओबीसी के लोग जो आज जंजाल में फंसे हुए, उनकी गिनती करने के लिए तैयार नहीं हो रही है सरकार। उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जॉइंट इलेक्टेड में ओबीसी का समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि उनका फैसला वो नहीं लेने लायक है। उनका फैसला कांग्रेस के लोग लेते हैं, ब्राह्मण लेते हैं, बीजेपी के अंदर बीजेपी के ब्राह्मण लेते हैं, और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के पास जो मेंबर पार्लियामेंट है उनके पास उनका फैसला लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जॉइंट इलेक्टेड है। अगर ये सेपरेट इलेक्टेड होता जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने हासिल किया था, तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अलग से फैसला लेने लायक होते। इसे खत्म किया, गांधी जी ने खत्म किया। तो ये परिस्थिति हमारे पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि ये आने वाले समय में इस इशू को समाधान किए बगैर, समाधान क्या है? जॉइंट इलेक्टेड हर 10 साल बाद पार्लियामेंट में कानून पास किया जाता है। पता है, आज जो 131 मेंबर पार्लियामेंट है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के, ये केवल 10 साल के लिए है। जो रिजर्वेशन है, एजुकेशन का है, सर्विसेज का है, प्रोफेशनल एजुकेशन का है, इसकी कोई 10 साल की लिमिटेशन नहीं है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के लिए है, तो हर 10 साल बाद पार्लियामेंट में आती है। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो हर 10 साल बाद पास करते थे। अभी बीजेपी की सरकार है, अटल बिहारी वाजपेयी 2001 में प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी ने भी पास किया। जो कांग्रेस ने पास किया, अगर वो केवल कांग्रेस के ही फेवर में था तो 2001 में अटल बिहारी ने क्यों पास किया? क्योंकि वो कांग्रेस के फेवर में नहीं था, वो बीजेपी के फेवर में नहीं है, वो ब्राह्मणों के फेवर में है। ब्राह्मण चाहे कांग्रेस का हो, ब्राह्मण चाहे बीजेपी का हो, ब्राह्मण के फेवर में है। इसलिए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 2001 में वो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने 2001 में फिर ये कानून पास किया। हर 10 साल बाद पास होता है, और जब हर 10 साल बाद पास होता है, हर 10 साल बाद पास होता है और सारे अखबार में छपकर आता है, अनुसूचित जाति जनजाति का रिजर्वेशन नौकरियों का फिर 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नौकरियों का कोई संबंध ही नहीं है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका नौकरियों के साथ कोई संबंध ही नहीं है। इसका संबंध पॉलिटिकल रिजर्वेशन के साथ है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन में जॉइंट इलेक्टेड के साथ में है, और जॉइंट इलेक्टेड 10 साल के लिए पास किया जाता है। और जॉइंट इलेक्टेड में बाबा साहब आम्बेडकर ने व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल, गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल, ये 2 किताबें लिखी अंग्रेजी में। उसमें उन्होंने कहा कि जॉइंट इलेक्टेड में अनुसूचित जाति और जनजाति के दलाल और भड़ुए चुनकर आते हैं। अभी जो हमारे 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जा रहे हैं ना, तो उनको बाबा साहब ने कहा कि ये दलाल और भड़ुए है, ये दलाल और भड़ुए लोग चुनकर जा रहे हैं। हमारे लोग क्या कहते हैं? सांसद जी,
सांसद जी, खासदार साहेब, खासदार साहेब, खासदार साहेब, बाबासाहेब म्हणतात, दलाल साहेब, दलाल साहेब, बडवे साहेब, बडवे साहेब. म्हणजे तुमच्या विचार करण्यामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचार करण्यामध्ये कसा फरक आहे. आपण बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव घेत राहतो, जय जयकार करत राहतो, बाबासाहेब आंबेडकर जिंदाबाद 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 म्हणत राहतो. परंतु बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे विचार आणि जी व्यवस्था, ज्या बाबी त्यांनी आपल्याला समजून सांगितल्या, खास करून गव्हर्नन्स ऑफ द कंट्रीच्या बाबतीमध्ये आपल्या लोकांना अजूनही समजलं नाही. अजूनही त्या गोष्टी समजलेल्या नाहीत त्यांना. खास करून गव्हर्नन्स ऑफ द कंट्री. मूलभूत मुद्दा तुम्हाला सांगून राहिलो, गव्हर्नन्स ऑफ द कंट्री. या देशाचा कारोबार कशा पद्धतीने चालवला पाहिजे, त्यासाठी कुठल्या पद्धतीची व्यवस्था बनवण्यात आली पाहिजे आणि त्यामध्ये रिप्रेझेंटेटिव्ह सिस्टमचा महत्त्वपूर्ण रोल काय असायला हवा आणि मग त्या रिप्रेझेंटेटिव्ह सिस्टममध्ये आमचे लोक कशा पद्धतीनं निवडून गेले पाहिजेत, त्याची नेमकी काय व्यवस्था असायला पाहिजे, हे जोपर्यंत आपल्याला समजत नाही, हे गव्हर्नन्स ऑफ द कंट्रीशी निगडीत आहे. म्हणून आपल्याला जय जयकार करायला डोक्याला ताणच येत नाही. मला सांगा, जय जयकार जेवढ्या जास्त जोऱ्यानं माणूस करतो ताण येते? जय जयकार करण्याला ताणच येत नाही. पण जॉईंट इलेक्टोरेट अँड सेपरेट इलेक्टोरेट, द डिफरन्स बिटवीन जॉईंट इलेक्टोरेट अँड सेपरेट इलेक्टोरेट, यामध्ये काय फरक आहे, हे याच्यावर जर विचार कर डोक्यावर ताण येते. ते समजून घ्यायला फार ताण येते. ती गोष्ट इतकं सहज नाही समजून घ्यायला, अजूनही समजून घ्यायला. म्हणजे आता त्या गोष्टीला आता 25 चाललेलं आहे आणि 7 वर्षामध्ये 100 वर्ष होतील. 32 आणि 32 म्हणजे 100 वर्षामध्ये सुद्धा अशिक्षित लोकांचा सोडा, अनुसूचित जाती जनजातीच्या शिकलेल्या लोकांना ही गोष्ट कळत नाही अजूनही. हे रेकॉर्ड आहे, म्हणजे डॉक्युमेंट आहे. किती लोकांनी व्हॉट गांधी अँड काँग्रेस ऑफ टू अनटचेबल पुस्तक वाचलं, गांधी अँड इमॅन्सिपेशन ऑफ अनटचेबल वाचलं? हा प्रश्न माझा चुकीचा आहे. अशा प्रकारचं पुस्तक बाबासाहेबांनी लिहिलं या नावाचं, हे आहे का माहीत? म्हणजे हे वाचलं का, हे माझा चुकीचा प्रश्न आहे. मला असं प्रश्न विचारायला नाही पाहिजे तुम्हाला. अशा प्रकारचं पुस्तक आहे, नाही वाचलं नाही पण आहे असं पुस्तक, असं सुद्धा शिकलेल्या लोकांना माहीत नाही आहे. पण खऱ्या अर्थानं ज्यांनी कुणी व्हॉट गांधी अँड काँग्रेस ऑफ टू अनटचेबल पुस्तक वाचलं नसेल, गांधी अँड इमॅन्सिपेशन ऑफ अनटचेबल पुस्तक वाचलं नसेल, तर त्यांना बाबासाहेब आंबेडकरांनी गव्हर्नन्स ऑफ द कंट्रीसाठी त्यांची जी विचारसरणी आहे ती त्यांना लक्षात येणार नाही. या 2 पुस्तकामध्ये गव्हर्नन्स ऑफ द कंट्रीमध्ये आमच्या लोकांना रिप्रेझेंटेशन कशा पद्धतीनं मिळायला हवं त्यासाठीची विवेचना करण्यात आलेली आहे, त्यासाठीचे सैद्धांतिक आधार त्या ठिकाणी सांगण्यात आलेले आहेत. तेव्हा ही बाब आपल्याला मुळासकट वाचून काढली पाहिजे. तेव्हा आपल्याला ही लढाई जर लढायची असेल तर येत्या कालावधीमध्ये डेमोक्रेसीमध्ये आपला मूलभूत प्रश्न, आपला रिप्रेझेंटेशनचा अधिकार संपुष्टात आणण्यात आलेला आहे. जॉईंट इलेक्टोरेट म्हणून संपुष्टात आणण्यात आलेला आहे. म्हणून येत्या कालावधीमध्ये आपल्याला या जॉईंट इलेक्टोरेटला संपवून, म्हणजे दर 10 वर्षासाठी येते, मग येत्या आता तो 31 पर्यंत, 31ला पुन्हा पार्लमेंटमध्ये पास करावं लागेल. मग तो पार्लमेंटमध्ये येईल त्याच्या अगोदरच याच्या विरोधामध्ये देशव्यापी रण माजवलं पाहिजे, देशव्यापी आंदोलन केलं पाहिजे. या मुद्द्याला जनतेच्या मैदानामध्ये घेऊन गेलं पाहिजे. आणि जनतेच्या मैदानामध्ये जेव्हा तुम्ही घेऊन जाल ना, त्यामुळे काय प्रतिक्रिया होईल तुम्हाला सांगतो. जे आपल्या समाजामध्ये काँग्रेसमधून निवडून गेलेले दलाल आहेत, BJPमध्ये निवडून गेलेले दलाल आहेत आणि त्या दलालांचे समर्थक दलाल आहेत, ते पहिल्यांदा वामन मेश्रामच्या विरोधात उभे होतील.
म्हणजे आताच सांगतो तुम्हाला. म्हणजे दलाल आहेत आणि मग त्या दलालांचे समर्थक आहेत ते उभे होतील आणि त्या दलालीचं समर्थन करतील. ते लोक त्या काळात बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समर्थनात नव्हते, पण आता म्हणतील नाही बाबासाहेबांच्या विरोधात वामन मेश्राम बोलून राहिलेत, हे तर बाबासाहेब आंबेडकरांनीच आणलंय. अरे पण बाबासाहेब आंबेडकरांनी सेपरेट इलेक्टेड आणलेलं आहे, जॉईंट इलेक्टेड नाही आहे. तर आमच्या लोकांना जॉईंट इलेक्टेड आणि सेपरेट इलेक्टेडचा फरक समजत नाही. हे सध्या जे आहे ते नॉमिनेटेड रिप्रेझेंटेशन आहे. हे जॉईंट इलेक्टेड जे आहे हे नॉमिनेटेड रिप्रेझेंटेशन आहे. म्हणजे काँग्रेसचे लोक शेड्यूल कास्टच्या शेड्यूल ट्राईबच्या एखाद्या माणसाला नॉमिनेट करतात. नेहरूच्या कालावधीमध्ये नेहरूकडे एक शेड्यूल कास्टचा माणूस स्वयंपाक करत होता, मग त्यांना कॅन्डिडेट मिळत नव्हता म्हणून त्या स्वयंपाक्याला नेहरूंनी तिकीट दिलं आणि तो खासदार झाला. आता जो स्वयंपाकी माणूस जो स्वयंपाक पकवत होता त्याला निवडून आणलंय. आता तो संसदेमध्ये भाकरी कशा पकवायच्या, पोळ्या कशा पकवायच्या त्या कच्च्या राहिल्या नाही पाहिजेत, वरण कसं आपलं चांगलं झालं पाहिजे, भाजी कोणत्या तडका कसा लावला पाहिजे, मटणाला तशा पद्धतीचा तडका लावला तर त्याची टेस्ट चांगल्या पद्धतीने येईल, याच्या व्यतिरिक्त तो काही सांगू शकतो का? म्हणजे सांगण्याचा अर्थ असा की अशा माणसांना निवडून आणलं जाऊ शकते. कारण आता समजा काँग्रेस पक्ष आहे, इंदिरा गांधीच्या कालावधीमध्ये असं बोललं जायचं की इंदिरा गांधीने जर हा पोल उभा ठेवला ना, हा खंबा, तो पण निवडून येते. फक्त इंदिरा गांधीनं त्याला ह्या पोलला मी निवडणुकीचं तिकीट देत आहे एवढं जरी घोषित येतो, पोलच निवडून येत होता. लोक काहीच बघत नव्हते. कारण त्यावेळेस अशा पद्धतीचा प्रचार चालायचा, इंदिरा इज अ इंडिया. म्हणजे माझं नाही सांगत तुम्हाला, इंदिरा इज अ इंडिया, इंदिरा ही भारत है. एके ठिकाणी अटल बिहारी वाजपेयी असं म्हणाले की अगर इंदिरा ही इंडिया है तो क्या अटल बिहारी पाकिस्तान है? अब इसमें कुछ है? पण लोकांना फार काय जबरदस्त बोलतोय अटल बिहारी वाजपेयी, काहीच नाही त्याच्यामध्ये. तेव्हा महत्त्वपूर्ण मुद्दा कन्क्लुडिंग मध्ये मी आता मुद्दा सांगून संपवून टाकतो. मूलभूत मुद्दा काय आहे? रिप्रेझेंटेटिव्ह सिस्टम. त्या रिप्रेझेंटेटिव्ह सिस्टमवर काम करणं आवश्यक आहे. येत्या कालावधीमध्ये आम्ही या रिप्रेझेंटेटिव्ह सिस्टमवर काम करू. आता हे खूप झाले. दुसरे लोक काय बोलतात ह्याऐवजी ह्या मुद्द्यावर आम्ही राष्ट्रीय जसं आता मी भारत बंद करून राहिलो, जेल भरो आंदोलन करून राहिलो, उद्या त्या मुद्द्यावर संपूर्ण देशाभर आम्ही जेल भरो आंदोलन करू. तो मुद्दा कोणता? अनुसूचित जाती आणि जनजातीच्या लोकांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह, रियल रिप्रेझेंटेटिव्ह निवडून गेले पाहिजेत. नॉमिनेटेड काँग्रेसचा माणूस, काँग्रेसच्या माणसांनी ज्या माणसाला तिकीट दिलं, बीजेपीच्या माणसाला ज्या माणसाने तिकीट दिलं तो निवडून येतोय म्हणजे काय? अरे तो आमचं बोलतच नाही पार्लमेंटमध्ये. आमचं काय दुखणं आहे तो बोलतच नाही. म्हणून आमचं दुखणं मांडण्यासाठी आमचे प्रतिनिधी संसदेमध्ये निवडून गेले पाहिजेत आणि त्या ठिकाणी आमच्या लोकांनी बोललं पाहिजे आमचं हे दुखणं आहे. लोकशाही पद्धतीमध्ये आपलं म्हणणं, आपलं दुःख, आपलं गाऱ्हाणं संसदेमध्ये मांडलं पाहिजे. संसद ही भारताची सर्वात मोठी संस्था आहे. ज्या ठिकाणी आपले प्रश्न मांडले जातील त्याच ठिकाणी आपल्या प्रश्नांची सोडवणूक होऊ शकते आणि ज्या ठिकाणी प्रश्नांची सोडवणूक होऊ शकते त्या ठिकाणी जर आपल्या प्रश्नांची चर्चा होत नसेल तर आपले प्रश्न सुटले जाणार नाहीत. कारण तिथं कायदा पास होतो, तिथं ठराव पास होतो, तिथं नीती बनवली जाते. ती नीती स्वीकार करायची किंवा अस्वीकार करायची तिथं ठरवलं जाते. तिथं जर आपला मुद्दा निर्णायकपणे आपण मांडू शकलो नाही तर आपले प्रश्न आपण सोडवू शकत नाही. हा प्रश्न येत्या कालावधीमध्ये आम्ही ऐरणीवर आणू एवढंच या निमित्तानं मी घोषित करतो. आपण माझं म्हणणं ऐकून घेतलं त्याबद्दल धन्यवाद.